दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए देश को आज़ाद कराने के लिए जिन सपूतों ने अपने महान बलिदान दिए, उन लोगों में भगत सिंह का नाम सर्वोपरि है। उनके वीरता की कहानियां आज पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे दुनिया भर में मशहूर है। और भगत सिंह के शहादत ने यह सिद्ध कर दिया कि आदमी जिस देश, जाति और धर्म में जन्म लेता है, उसके प्रति सर्वस्व न्यौछावर करना उसका नैतिक दायित्व होता है। और इतिहास उन्हीं लोगों का बनता है जो लोग अपने मातृभूमि के लिए कुछ कर दिखाते हैं, जिनके सीने में अपने देश और समाज के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है। उन्हीं लोगों का इतिहास बनता है और उन्हीं लोगों के नाम सोने के अक्षरों में लिखे जाते हैं। ऐसे में ही सरदार भगत सिंह के बारे में आज उनके जीवन के उस पक्ष की बात करेंगे जो फांसी के दिन, आखिरी दिन जब देखा गया, इस शेर के चेहरे पर जरा भी शिकन न थी, उसके चेहरे पर भय के जरा भी आसार नजर नहीं आ रहे थे और सारे लोग हैरान थे। आइए बढ़ते हैं भगत सिंह के जीवन के उस पक्ष में जिसे जाने लेना हर भारतीय का कर्तव्य है, जिसे जान लेना हर भारतीय की नैतिक जिम्मेदारी है। राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्र प्रेम क्या होता है, इसका अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया हमारे अमर शहीद भगत सिंह ने। दिन था 23 मार्च 1931। 22 मार्च की रात को जबरदस्त तूफान आया हुआ था। इस प्रकृति ने बहुत उपद्रव मचा रखा था। पूरे रात तूफान चलता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे प्रलय आने वाली है। सुबह थोड़ा सा तूफान थमा और भगत सिंह लाहौर सेंट्रल जेल के कोठरी नंबर 14 में बंद थे। तभी सुबह 4 बजे जेल के कैदियों को सूचना दी गई कि सभी कैदी अपने अपने बैरकों में चले जाएं। सुबह के 4 बजे कैदियों को आदेश दिया गया। सारे कैदी आश्चर्यचकित थे, आज क्या कुछ होने वाला है। सभी कैदी अपने अपने कोठरियों में चले गए और तभी उस जेल का नाई फुसफुसाता हुआ सभी बैरकों के आगे अपनी नजरें छुपाता हुआ जा रहा था। तभी एक कैदी ने पूछा, भाई क्या बात हो गई, इतने सुबह ही हमें कोठरियों में बंद होने का आदेश क्यों जारी किया गया। उस जेल का नाई, जो अपनी आंखों से बहुत कुछ खाना चाहता था लेकिन किसी दबाव में नहीं खा पाया, धीरे धीरे वह कान में फुसफुसाया, यह ऊपर से आदेश है और क्या आप लोगों को पता नहीं, भगत सिंह की फांसी तय सीमा से 12 घंटे पहले दी जाएगी और इसलिए सभी लोगों को अपने अपने बैरकों में बंद होने का आदेश जारी किया गया है। सभी कैदियों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे और इस देश के सपूत, शेरों का शेर भगत सिंह की फांसी की जो सीमा तय हुई थी, इस शेर के दहाड़ से भयभीत हो और अंग्रेजी सरकार ने तय सीमा से 12 घंटे पहले फांसी देना तय इसलिए किया कि अगर समय से फांसी दी जाए तो इस भारत देश में बहुत बड़ा विद्रोह हो सकता है और इससे अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिल सकती है। इसलिए तय सीमा से 12 घंटे पहले ही फांसी देने की बात की गई। फांसी देना तय हुआ, लेकिन उस भगत सिंह के चेहरे पर कोई शिकन न थी, भय का कोई चिन्ह नहीं था
और वह शेर कहाँ डरने वाला था, जिसने अपना पूरा जीवन देश के नाम पहले ही कुर्बान कर रखा, पहले ही लिख रखा हो, उसे भला अंग्रेजों का यह घटना कैसे भयभीत कर सकती है। और ऐसा कहा जाता है कि फांसी से पहले, उस दिन से पहले उसकी माँ भगत सिंह से मिलने जेल आई थी। तब भगत सिंह ने कहा था, माँ, भगत सिंह ने अपने माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा था, माँ तुम मुझे वचन दो। माँ ने कहा, वचन क्यों लेना चाहता है? भगत सिंह ने कहा, माँ तुम मुझे वचन दो। माँ ने कहा, चलो मैंने वचन दिया। और तब भगत सिंह ने कहा था कि माँ तुम मुझे वचन दो कि जिस समय मुझे फांसी लगेगी उस समय तुम मुझ इस जेल में नहीं आओगी, तो उस समय तुम मेरे सम्मुख नहीं आओगी। माँ ने कहा, ऐसा क्यों, मैं क्यों नहीं आऊँगी? तब भगत सिंह ने जो जवाब दिया था वो कोई शेर ही दे सकता है। भगत सिंह ने कहा था कि माँ तुम्हारे आंखों के सामने मुझे फांसी दी जाएगी और तुम रो पड़ोगी, और तब सारी दुनिया कहेगी कि एक क्रांतिकारी की माँ कितनी कमज़ोर है जो आंसू बहा रही है। इसलिए माँ तुम उस वक्त मेरे जेल में नहीं आएगी, तुम फांसी के वक्त मेरे सामने नहीं आएगी। और ऐसा कहा जाता है कि माँ ने वचन दिया, और जब भगत सिंह को फांसी दी गई तो माँ उनसे मिलने जेल नहीं आई, वो उनके सामने नहीं थी। खैर, ये तो उनके जज्बात की कहानी और उनके परिवार के बलिदान की कहानी थी। चलिए बढ़ते हैं पिछली घटना के आगे। भगत सिंह को जब वार्डन द्वारा सूचित किया गया कि आपको फांसी तय सीमा से 12 घंटे पहले दी जाएगी, और यह सूचना भी उनके फांसी देने से 2 घंटे पहले दी गई थी, लेकिन यह सुन करके भी भगत सिंह के चेहरे पर सिकन न थी। और जब इधर नाई कैदियों से बातें कर रहा था, जब नाई जेल का नाई जब कैदियों के कान में फुसफुसा रहा था, तो कैदियों को जैसे पता लगा कि आज भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जानी है, कैदियों ने कहा कि क्या तुम हमारा एक काम कर सकते हो? उस नाई ने कहा, क्या काम कर सकता हूँ? उन कैदियों ने कहा, जाओ और भगत सिंह की जो भी चीज़ें तुम्हें मिले, पेन, कलम, कपड़े, किताब, बर्तन, वो कृपया ला करके हम लोगों तक पहुंचाओ। उस नाई ने पूछा, इनका क्या करेंगे आप लोग? उन लोगों ने कहा कि हम लोग अपने बच्चों को दिखाएंगे, गर्व से अपने परिवार वालों को दिखाएंगे, अपने गांव वालों को दिखाएंगे कि अब भगत सिंह का पेन मेरे पास है, भगत सिंह के कपड़े मेरे पास है, भगत सिंह की किताबें मेरे पास हैं, और तब हमारे बच्चे भी उस पर हम पर गर्व करेंगे। और कहे हैं कि वो नाई गया, भगत सिंह अपने कमरे में, अपने काल कोठरी में, जिस कोठरी का नंबर था कोठरी नंबर 14, एक शेर की तरह से डोल रहे थे, गठे हुए बदन, चेहरे पर दूर दूर तक भय की लकीरें न थी। फांसी की सजा भी, फांसी 2 घंटे शेष रह गए थे, फिर भी फांसी उसे टिका न सकी, और वह शेरों की तरह दहाड़ रहे थे। किसी तरह वह नाई जा करके वहाँ से उनके पेन लाया, उनके किताबें लाया, उनके बर्तन लाया, उनके कपड़े लाया, और लेकर के जब पहुंचा तो कैदियों में उन वस्तुओं को लेने के लिए जंग छिड़ गई, और बात यहाँ तक पहुंच गई कि उन सामानों को लेने के लिए उन्हें आपस में लॉटरी डालनी पड़ी, और लॉटरी में उन लोगों ने सामान लिया। खैर, आगे बढ़ते हैं इस घटना में, इस कहानी की सच्चाई में। उनका वकील, जिसका नाम प्राणनाथ मेहता था, ठीक 2 घंटे पहले भगत सिंह से मिलने उस काल कोठरी में पहुंचा। भगत सिंह ने जैसे उस अपने वकील को देखा, मुस्कुराते हुए स्वागत करके बोले, क्या आप मेरे पुस्तक लाए हैं? भगत सिंह ने एक पुस्तक मांगी थी। उनका वकील प्राणनाथ मेहता आश्चर्य में डूब गया कि यह आदमी किस मिट्टी का बना है, जिसके 2 घंटे बाद फांसी दी जानी है। वह आदमी किताब की मांग कर रहा है। वह प्राणनाथ मेहता, जो किताब लाइब्रेरी से लेकर के आया था, भगत सिंह की तरफ बढ़ाते हुए बोला, अगर आप इस देश को कुछ अंतिम संदेश देना चाहते हो तो दीजिए। भगत सिंह ने उस किताब को लिया और तुरंत किताब पढ़ने बैठ गए। आप सोच सकते हैं कि जिसके 2 घंटे बाद फांसी दी जानी है, वह आदमी कितना शेरे दिल होगा, जो किताब पढ़ने के लिए इतना बेचैन था।
भगत सिंह उस किताब पर नजरें गड़ाए हुए उस वकील को दो संदेश दिए, पहला साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और दूसरा इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह से मिलने के बाद उनके वकील प्राणनाथ मेहता राजगुरु और सुखदेव से मिलकर बाहर निकल गए। तभी भगत सिंह को काल कोठरी से निकाला गया, उन्हें स्नान कराया गया, उन्हें काले कपड़े पहनाए गए और अपने अपने बैरकों के दरवाजे पर खड़े सारे कैदी बड़ी उत्सुकता के साथ उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे शेर इसी रास्ते से निकलेंगे तो हम उनका दर्शन करेंगे, हमें एक दर्शन होगा, एक झलक मिल जाएगी। और तभी भारी बूटों की आवाज़ सुनाई दी। जेल के अधिकारी और एक दूसरे का हाथ पकड़े तीनों भारत के शेर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते उस रास्ते से निकले। उन्हें उसी रास्ते से ले गया और कैदियों की नज़रें उन्हें तब तक देखती रहीं जब तक वो आंखें से ओझल नहीं हो गए। ले जाकर फांसी के फंदे पर पहुंचाया गया और जेलर ने पूछा, सबसे पहले कौन जाएगा? राजगुरु, सुखदेव सबसे पहले निकले। उन्होंने फांसी के फंदे को छुआ और फांसी के फंदे पर झूल गए। एक एक करके तीनों लोग झूल गए और इतने जोर का इनकलाब जिंदाबाद का नारे लगाए। तीनों शेरों के चेहरे पर कोई शिकन न थी। और कहते हैं कि जेल के सामने एक मकान था जिसमें एक परिवार रहता था। भगत सिंह को जब फांसी दी गई तो उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का इतना जोरदार नारा लगाया कि इस परिवार के लोग दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गए। कितना तेज इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाला कौन है? मित्रों, उस शेरे दिल, उस शेरों के शेर और अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम का अनोखा मिसाल भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। इन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके इस देश में न जाने कितने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को पैदा कर गए। आज़ादी की एक ऐसी ज्वाला जला गए, एक ऐसा आग बो गए कि फिर उनके बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आया और यह देश आज़ाद हुआ। इस देश को आज़ाद कराने के लिए ऐसे न जाने कितने लोगों ने अपने कुर्बानियाँ दी। इस आज़ादी को संजोए रखना, इस आज़ादी को बचाए रखना हर भारतीय की नैतिक जिम्मेदारी है। आपको भी अपने भीतर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे जज्बात पैदा करनी है। ऐसा राष्ट्रवाद इस देश में लाना है, ऐसा राष्ट्रवाद इस समाज में लाना है जिसमें हर व्यक्ति को न्याय मिल सके, हर व्यक्ति अपने को सुरक्षित साबित कर सके। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं हर भारतीय को मिल सके। देश के हर कोने में रहने वाले हर भारतीय नागरिक को अपने ऐसे बलिदानी युवकों पर नाज होनी चाहिए। अभी तक अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और अगर मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहें आप मेरे विद्रोही चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।